स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे वंडर वाल्स समीकरण क्या होता है और वंडर वाल्स समीकरण का नियतांक क्या होता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अच्छे से समझिएगा और अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे कि वंडर वाल्स समीकरण। अब वंडर वाल्स समीकरण होता क्या है, तो बायल और चार्ल्स के जब नियमों को संयुक्त किया गया था तो जो समीकरण बना था उस समीकरण को आदर्श समीकरण कहा जाता है। आदर्श समीकरण किसे कहते हैं, तो बायल का नियम और चार्ल्स के नियमों को जब संयुक्त करके जो समीकरण बना था उसको क्या कहा जाता है, आदर्श गैस समीकरण। अब आदर्श गैस समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो आदर्श गैस समीकरण सूत्र होता है पीवी बराबर आरटी होता है। क्या होता है, पीवी बराबर आरटी। इसका निगमन करके जो है बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस भाग का वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जो आदर्श गैस समीकरण बना था तो उस आदर्श गैस समीकरण में वंडर वाल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किए थे, वो पी के स्थान पर और वी के स्थान पर संशोधन कर दिए और संशोधन करके एक समीकरण बना दिए। उस समीकरण को ही क्या कहते हैं, वंडर वाल्स समीकरण कहा जाता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि आदर्श समीकरण में, माने किस समीकरण में, तो आदर्श गैस समीकरण में किसके स्थान पे, पी के स्थान पर क्या रखे थे, पी प्लस ए बटा भी स्क्वायर रख दिए थे तथा भी के स्थान पे क्या रख दिए थे, भी माइनस बी रखने पर जो समीकरण बनता है उसे वंडर वाल्स समीकरण कहते हैं। मतलब पी के स्थान पे चेंज किए, पी के स्थान पे क्या रखे थे, तो पी प्लस ए बटा भी स्क्वायर रखे थे और भी के स्थान पे क्या रखे थे, तो भी के स्थान पर भी माइनस बी रख दिए थे और जो समीकरण बन गया उसी को क्या कहा गया, वंडर वाल्स समीकरण कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो है देख लेंगे आदर्श गैस समीकरण का सूत्र क्या होता है, पी भी बराबर जो है आर टी होता है। अब P के स्थान पे क्या बताए थे, तो P प्लस ए बटा भी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके स्थान पे है, तो P के स्थान पे रख दिए थे और V के स्थान पे क्या रखे थे, तो V माइनस बी रख दिए थे, बराबर क्या हो गया, RT हो गया। मतलब यहाँ जो समीकरण बना है इस समीकरण में ध्यान से देखेंगे तो P और R की जगह पर ही बदलाव किया गया है। तो जो ये समीकरण बन गया इस समीकरण को ही क्या कहा जाएगा, तो वंडर वाल्स समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे यही वंडर वाल्स समीकरण है। अब इस वंडर वाल्स समीकरण में ए और बी क्या हैं, तो ए और बी जो है नियतांक हैं। क्या नाम है, नियतांक है, जो वंडर वाल्स नियतांक कहा जाता है। तो इसमें ए का मात्रक क्या होता है और बी का मात्रक क्या होता है। अब मात्रक जो है निकालना आपको सिखा दिया जाएगा कि मात्रक कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो है लिख लेंगे, अब यहाँ पर ए का जो है, ए तथा बी का मात्रक, ए तथा बी का मात्रक कैसे निकालेंगे, ए तथा बी का मात्रक। तो अब मात्रक निकालना सिखा देंगे, कैसे मात्रक इसका निकाला जाता है। तो यहाँ मात्रक जो है हेडिंग पहले नोट कर लीजिए, ए और बी का मात्रक। तो अब यहाँ ए का मात्रक कैसे निकलेगा, तो बस सूत्र को ध्यान दीजिए। अब ए जो है, ए मान निकालने के लिए पी में भी का गुणा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए का मान जो निकालेंगे तो इसका मान लिखेंगे ए बराबर, इसका जो फार्मूला बन जाएगा पी में भी का गुणा हो जाएगा। किसमें, पी में भी का गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे पी भी का स्क्वायर हो जाएगा। ए कितने के बराबर करेंगे, तो पी भी के स्क्वायर बराबर करेंगे। तो याद रखिएगा इसका नियम, मात्रक जब निकालते हैं तो इसका नियम क्या है, पी में भी स्क्वायर का गुणा करेंगे और बी कितने के बराबर कर लेंगे, वो भी के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ ए का मान जो है इसमें गुणा जब कर लेंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे ए का मात्रक। ए का नाम क्या है, तो जो है नियतांक है और ये जो वंडर वाल्स नियतांक कहा जाएगा। तो ए का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, पी भी स्क्वायर का मात्रक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे P का जो है मात्रक क्या होता है, तो P मतलब दाब है। इसमें P का नाम क्या है, दाब है। V का मतलब आयतन है, R का मतलब गैस नियतांक है और T का मतलब परम ताप है। तो यहाँ P का जो है दाब है और दाब का मात्रक आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर होता है। ये किसका मात्रक है, तो दाब का मात्रक है। और आयतन का क्या होता है, तो आयतन का जो
होता है मीटर के ऊपर जो है 3 घात होता है, और इसके ऊपर देखिए 2 घात है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 घात है। मतलब ये आयतन, मतलब आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, तो मीटर के ऊपर 3 घात हो जाएगा, और ये 2 घात इसके ऊपर दिया गया है, तो ये 2 घात यह हो जाएगा। अब 3 दूना क्या हो जाएगा 6। मतलब अब अगला लाइन जो लिखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, और मीटर के ऊपर क्या घात है, तो 4 घात हो जाएगा। मीटर के ऊपर 6 घात, कितना 3 दूना जो है 6 घात हो जाएगा, 6 घात। अब बटा क्या हो जाएगा, बटा न्यूटन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे न्यूटन नीचे कितना है, 2 है, ऊपर न्यूटन नहीं है, यहाँ मीटर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मीटर है, बटा में क्या है, मीटर है, तो यहाँ लिख लेंगे मीटर का जो है स्क्वायर है। नीचे हर में क्या है, मीटर का स्क्वायर है। अब ऊपर देखेंगे मीटर कितना है, तो 6 घात है, और नीचे कितना मीटर, 2 घात है। मतलब 2 घात जो इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जब इसको काट देंगे तो 6 घात में से ये 2 घात कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अब न्यूटन मीटर के ऊपर 4 घात, क्या होगा, न्यूटन मीटर के ऊपर कितना हो जाएगा, 4 घात। अब 4 घात कैसे आ गया, मतलब 6 घात था, और इसमें से 2 घात जो है नीचे है जो कट जाएगा, 2 घात उसमें से कम हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर के ऊपर का घात हो गया 4 घात। ये किसका मान आ गया, तो ए का जो है मात्रक आ गया, ए का मात्रक क्या आया, न्यूटन मीटर के ऊपर 4 घात। तो इसको जो है मात्रक को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। बस यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए बराबर कैसे लिखा गया, ए बराबर निकालेंगे तो इसमें पी में भी का गुणा करेंगे तो पी भी स्क्वायर हो जाएगा। आज जब भी निकालेंगे, बी मैंने बी का बी मात्र निकालेंगे, तो ये बी कितने के बराबर करेंगे, भी के जो है बराबर कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो b कितने के बराबर हो जाएगा, तो b कितने के बराबर बताया गया है, v का, तो अब b जो है v के जो है बराबर हो जाएगा। अब दूसरे लाइन लिखेंगे b का मात्रक, अब b का जो मात्रक होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा, तो b का मात्रक बराबर हो जाएगा v का मात्रक हो जाएगा। और v का नाम क्या है, आयतन है, और आयतन का मात्रक क्या होता है, तो आयतन का मात्रक जो होता है मीटर के ऊपर 3 घात होता है। तो b का मात्रक क्या आ गया, मीटर के ऊपर जो है 3 घात हो जाएगा, मतलब इसको घन मीटर कहा जाता है। तो b का भी मात्रक समझ लिए होंगे और a का मात्रक भी समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संपीड्यता गुणांक क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे संपीड्यता गुणांक। संपीड्यता गुणांक की परिभाषा क्या है, बहुत आसान इसका परिभाषा है, बस ध्यान दीजिएगा, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो संपीड्यता गुणांक जो होता है, तो किसी गैस का पीवी बटा आरटी का जो अनुपात होता है वह संपीड्यता गुणांक कहलाता है। किसका, पीवी बटा आरटी। तो यहाँ लिखेंगे किसी गैस, इसकी परिभाषा लिख लिया जाए, किसी गैस का पीवी बटा आरटी, ध्यान दीजिए किसका, पीवी बटा क्या होगा, आरटी। यही जो अनुपात होता है, पीवी बटा जो आरटी का जो अनुपात होता है वह इसका संपीड्यता गुणांक कहलाता है। बस इसको याद रख लीजिए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो किसी गैस का पीवी बटा आरटी का अनुपात क्या लिखेंगे, अनुपात क्या कहलाएगा, संपीड्यता गुणांक कहलाता है, संपीड्यता गुणांक कहलाता है। कितना आसान है। तो किसी गैस का पीवी बटा आरटी का अनुपात जो है संपीड्यता गुणांक कहलाता है। गुणांक कहते हैं, लिख देंगे गुणांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिखेंगे इसे जेड से, किसे, जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से जो है प्रदर्शित करते हैं। किसे, मैंने संपीड्यता गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ जेड का जो है, या इसका दूसरा परिभाषा भी आप लिखना चाहें तो इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं। इसका 2 परिभाषा है, लिखेंगे वास्तविक गैस के आदर्श व्यवहार से विचलित होने की सीमा को संपीड्यता गुणांक कहते हैं। 2 परिभाषा है, तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक गैस के, किस गैस के, वास्तविक गैस के आदर्श व्यवहार
से विचलित होने होने की सीमा, विचलित होने की सीमा को संपीड्यता गुणांक कहते हैं। संपीड्यता गुणांक कहते हैं। कितना आसान है। दो परिभाषा यहाँ बताया गया, दोनों परिभाषा बहुत ही आसान है। बस 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सबसे आसान परिभाषा पहला है PV बटा RT का अनुपात। कितना, PV बटा RT का जो अनुपात होता है वह संपीड्यता गुणांक कहलाता है। अब यहाँ पे जो है इसका सूत्र क्या बनेगा, तो संपीड्यता गुणांक का जो सूत्र है Z बराबर होता है, Z क्या होता है, PV बटा क्या होता है, RT होता है। सूत्र को याद रखिएगा, संपीड्यता गुणांक Z बराबर क्या होगा, PV बटा जो है RT होगा। अब इसमें आदर्श गैस के लिए अगर देखा जाए तो आदर्श गैस के लिए आप लोग पढ़े होंगे, आदर्श गैस के लिए सूत्र होता है, आदर्श गैस क्या है न, बायल का जो नियम और चार्ज का जो नियम का जो संयुक्त किया गया आदर्श गैस समीकरण बना। तो PV बराबर क्या होता है, RT होता है। आदर्श गैस समीकरण में PV बराबर क्या होता है, RT आप लोग पढ़े होंगे। तो PV के जगह पे अगर हम RT लिख दिया जाए तो Z बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे PV को हटा दिया जाए, इस सूत्र में PV के जगह पे क्या लिख दिया जाए, RT लिख दिया जाए। तो RT बटा क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। RT से RT जो है, RT से RT को काट सकते हैं, मतलब अंश में आ गया, हर में आ गया, कट गया। तो Z का मान इसमें कितना आ गया, तो Z का मान जो है 1 आ गया। तो ये Z का मान जो आ गया ये किसका नाम है, तो संपीड्यता गुणांक। तो संपीड्यता गुणांक जो है आदर्श गैस के लिए कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, आदर्श गैस में संपीड्यता गुणांक का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे आदर्श गैस में संपीड्यता गुणांक, आदर्श गैस में जो है संपीड्यता जो गुणांक है कितना होता है, तो संपीड्यता गुणांक क्या होता है, 1 होता है। और 1 यहाँ पे ऊपर देख लीजिए सिद्ध करके दिखाया गया है कैसे 1 होता है। तो यहाँ पर सूत्र में जो यहाँ मान जब भरा गया है तो RT से RT कट गया तो Z का मान 1 आ गया है। तो इसलिए आदर्श गैस में संपीड्यता गुणांक का मान लिखेंगे, गुणांक का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो समझ लिए होंगे कि संपीड्यता गुणांक में जो है क्या है और आदर्श गैस में संपीड्यता गुणांक का मान कितना होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे अगर Z का जो मान है, Z का मान मतलब संपीड्यता गुणांक का मान 1 से अगर कम है, 1 से कम या 1 से क्या कह सकते हैं, अधिक, 1 से क्या लिखेंगे, अधिक। अभी 1 रहता है तो आदर्श गैस होता है, अगर 1 से कम होता है और 1 से अधिक होता है तो कौन सा गैस हो जाएगा, वास्तविक गैस है। कौन गैस, वास्तविक गैस में होता है। किस गैस में, वास्तविक गैस में होता है। अगर पूछा जाए Z का मान जो है मतलब संपीड्यता गुणांक का मान अगर 1 से कम है तो कौन सा गैस होगा, वास्तविक गैस होगा। और 1 से अधिक है तभी कौन सा गैस होगा, वास्तविक गैस होगा। अगर 1 के बराबर है तो कौन सा गैस होगा, आदर्श गैस होगा। और यहाँ कुछ विशेष बातों को आप लोग याद रखिएगा। विशेष पहला में कि कुछ जो वास्तविक गैस के लिए जिनमें आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, मतलब आकर्षण बल जब अधिक होता है तो Z का मान हमेशा 1 से कम होता है। आकर्षण बल अधिक होगा तो संपीड्यता गुणांक का मान क्या होता है, 1 से कम होता है। और जब आदर्श गैस में जो है, वास्तविक गैस में जो है आकर्षण बल का मान जो है बहुत कम होता है तो Z का मान अधिक होता है। बस उल्टा लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे कुछ वास्तविक गैसों के लिए जिनमें आकर्षण बल, जिनमें क्या लिखेंगे, आकर्षण बल बहुत दुर्बल होते हैं। बहुत क्या होते हैं, बहुत दुर्बल
बहुत दुर्बल होते हैं, बहुत दुर्बल होते हैं, उसमें क्या लिखेंगे, उसमें जेड का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। 1 से क्या लिखेंगे, अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। तो समझ लिए होंगे कुछ वास्तविक गैस में जिनमें आकर्षण बल बहुत दुर्बल है, बहुत कम है, तो उसमें जेड का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। और यहाँ लिख लेंगे अगला लिख लेंगे कुछ वास्तविक गैसें, बस इसका उल्टा लिखना है। कुछ वास्तविक गैसों के लिए जिनमें आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, बहुत क्या होता है, प्रबल होता है या प्रबल होते हैं लिख सकते हैं, होते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें जेड का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। उसमें जेड का नाम क्या है, संपीड़ितता गुणांक है, तो जेड का मान जो है 1 से क्या होगा, कम होता है, 1 से कम होता है। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ये जो है कंपटीशन में बहुत ही आईएमपी हो जाते हैं। तो समझ लिए होंगे कि इसमें जो है जेड का मान कहाँ पे अधिक होता है और जेड का मान जो है कहाँ पे कम होता है और जेड का मान जो है 1 के बराबर कहाँ पे होता है। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग लास्ट जो हेडिंग पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है। अब ये जल के जो सतह होते हैं उस जल के सतह में जो है एकांक लंबाई में जो लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो लिख लेंगे द्रव की सतह पे जो खींची गई काल्पनिक रेखा, मैंने द्रव के अगर सतह पर आप रेखा खींचेंगे तो रेखा तो खींचा नहीं पाएगा, क्योंकि जल अगर एक बाल्टी पानी भर दिया जाए और उसमें कह दिया जाए रेखा खींचिए तो आप रेखा कहाँ खींच पाएंगे, क्योंकि उसमें काल्पनिक रेखा खींचा जा सकता है। मतलब इसके जल के सतह पर ऐसे रेखा खींचेंगे तो ये रेखा तुरंत क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, क्योंकि जल है। तो जल के जो सतह पर जो रेखा खींचा जाता है वो काल्पनिक रेखा खींचा जाता है। तो लिखेंगे द्रव की सतह पर द्रव की सतह पर खींची गई, द्रव के सतह पर जो खींची गई काल्पनिक रेखा, यहाँ पे जो है आप लोग काल्पनिक रेखा लिख लीजिएगा, खींची गई काल्पनिक, क्योंकि जल के सतह पे जो रेखा खींचा जाता है वह काल्पनिक रेखा होता है। तो काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं, लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं, लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, और कई किताब में तो यस भी लिखा गया है, तो आप चाहे यस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और कई अलग अलग जब बुक पढ़ेंगे तो आप लोग अलग अलग इसमें दे दिया गया है मैंने प्रतीक, तो यहाँ टी से ही लिख लीजिएगा, और आप चाहे तो यस से भी प्रदर्शित करते हैं। जब कई राइटर की जब आप लोग किताब पढ़ेंगे ना तो और अच्छा रहेगा। तो आप लोग के पास कई राइटर की किताब खरीदने की पैसा नहीं होगा, दिक्कत यह है, इसलिए हम यहाँ पे जो है कई राइटरों के किताब का मिश्रण पढ़ाते हैं, जिससे आपको क्या हो, आसान लगे परिभाषा को। तो यह पृष्ठ तनाव की परिभाषा कितना आसान है कि द्रव की सतह पे जो खींची गई काल्पनिक रेखा होता है, उस काल्पनिक रेखा पर जो है एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। अब इनका सूत्र होता है
है, ये मतलब टी बराबर सूत्र लिखना चाहेंगे तो एफ बटा यल होता है। अब चाहे तो यहाँ से भी परिभाषा आप बना सकते हैं। अब यहाँ से परिभाषा क्या बनेगा, तो एकांक लंबाई, क्यों एकांक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बटे के नीचे है। जब बटे के नीचे रहता है तो याद रखिएगा, हमेशा बटे के नीचे रहता है तो उसको एकांक पढ़ा जाता है। तो एकांक लंबाई पर लगने वाले कौन लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। मतलब इसी में छिपा हुआ, एकांक लंबाई पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका मात्रक पढ़ लेंगे कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पर जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक। तो पृष्ठ तनाव का जो है मात्रक क्या होता है, तो अब यहाँ सूत्र जो होता है पृष्ठ तनाव का, जो सूत्र क्या है, टी बराबर जो होता है, टी बराबर जो है एफ बटा क्या पढ़े हैं, एफ बटा यल होता है। तो दूसरे लाइन से लिखेंगे टी का मात्रक, मतलब पृष्ठ तनाव का मात्रक बराबर क्या बनेगा, एफ बटा यल कोष्टक बंद करके का जो है मात्रक। अब यहाँ पे एफ का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। एफ का मात्रक न्यूटन होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो क्या मात्रक आ गया, न्यूटन प्रति मीटर आ गया। अगर इसका दूसरा मात्रक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डाइन प्रति सेमी भी होता है। याद रखिएगा क्या होता है, डाइन प्रति सेमी। पहला मात्रक क्या बताया, न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा मात्रक है डाइन प्रति सेमी। तो आज जो है यह अभ्यास 5 जो है समाप्त हो गया। तो यह अभ्यास जब समाप्त हो गया तो अब हम लोग कौन सा अभ्यास पढ़ेंगे, तो 6 अभ्यास अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे जो आप पहला भाग से यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है, वहाँ से जा कर के पूरे भाग को आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।